आज के इस वीडियो में हमें छठे पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 25 तक हैं। इस वीडियो में हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? देखिए, इस पाठ का जो पहला ही पॉइंट है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तथा ये क्वेश्चन इनके अंतर का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, या फिर कई बार कुछ उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे कि दूध से दही जमना, लोहे पे जंग लगना, बर्फ का पिघलना, ये कौन से परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार से हमें इनके उदाहरणों को भी ध्यानपूर्वक समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसके बारे में आपके जो पाठ के सबसे पहले ही शुरुआत में जो पहला पेज है उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के नाम से हेडिंग है, और उसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा रासायनिक परिवर्तन। तो हमें इसकी परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, यानी कि नया पदार्थ बन जाएगा, वापस वो पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे दूध से दही जमना, दूध से दही बन गया लेकिन दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग लगने के बाद में हमें वापस वो लोहा वैसा का वैसा प्राप्त नहीं होता है। यहाँ देखिएगा आपके यहाँ दो एग्जाम्पल जो हैं, ये बनी हुई सब्जी का खराब होना, जो घरों में अपन सब्जी बनाते हैं वो वापस से वैसे नहीं हो सकती, या फल का पकना, ठीक है, लोहे पे जंग लगना। और इसी प्रकार से दहन, दहन जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का दहन हो रहा है, कार्बन या कोयले का, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, इससे वापस हम कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि क्रिया कारक पुनः प्राप्त नहीं हो सकते रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा हो सकता है। तो यहां से इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का क्वेश्चन, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम लिखिए। देखिएगा जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, वनस्पति, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त तेल। जैसे मान लीजिए मूंगफली का तेल है, कपास का तेल है, वनस्पति तेल, आप नारियल का तेल है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो वनस्पति तेल है। तो उससे अपन वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बना सकते हैं, घी बनाने की जो प्रोसेस है वो हमने उत्प्रेरक वाले टॉपिक में देखी थी। तो आपको मैं ले चलता हूँ सबसे लास्ट। देखिए ये जो पॉइंट अपना पाठ का छठा पॉइंट, उत्प्रेरक, और इसी पॉइंट में आपको ये रहा, ये ऊपर इस पेज के ऊपर ये यहाँ अभिक्रिया दी हुई है, वनस्पति तेल। तो इसमें जब हाइड्रोजन मिलाते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बनता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय उत्प्रेरक का नाम लिखना है, कौन सा उत्प्रेरक। तो आपको यहाँ किताब में दिख रहा होगा, उत्प्रेरक को हम यहाँ पर इस तीर के निशान के ऊपर यहाँ लगाते हैं, तो ये निकल उत्प्रेरक है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी का एक आगे और अपन को देखने को मिलेगा। देखिएगा ये रहा वनस्पति तेल, हाइड्रोजन और निकल उत्प्रेरक वनस्पति घी, और वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। तो आपके एग्जाम के अंदर ये हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है उसके नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ये अभिक्रिया यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एक साथ दो प्रश्न हल हो गए। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। ठीक है, अब उत्प्रेरण की बात कर रहा है ना कि उत्प्रेरक की, तो हमें जो उत्प्रेरक वाला जो टॉपिक है उसी में इसके बारे में मिलेगा। ये रहा, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार।
देखिएगा जो उत्प्रेरक जो पदार्थ अपन बाहर से डालते हैं किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए, उसे अपन उत्प्रेरक कहते हैं। अब ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है उसे अपन उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी उत्प्रेरण और दूसरा इसका होगा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे समांगी उत्प्रेरण की या समांगी उत्प्रेरक और समांगी उत्प्रेरण की। ये पूछ रहा है उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, तो उत्प्रेरण के दो प्रकार हो जाएंगे, समांगी उत्प्रेरण और नीचे फिर आगे पढ़ेंगे अपन विषमांगी उत्प्रेरण। ये रहा विषमांगी उत्प्रेरण। तो चलिए अपन बात करते हैं पहले समांगी उत्प्रेरक की या समांगी उत्प्रेरण के बारे में। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था एक समान हो, जैसे ये तो दोनों क्या है, अभिकारक और ये उत्प्रेरक और ये इसका क्रियाफल या उत्पाद बोल दीजिए, एक ही बात है, क्रियाफल या उत्पाद। तो आपको यहाँ भौतिक अवस्था देखिएगा, ये जो मेथिल एसीटेट है लिक्विड अवस्था में है, हाइड्रोजन H2O जो है ये भी लिक्विड स्टेज में है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक्वेटिक स्टेज यानी कि तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और उत्पाद भी इसमें ये एक्वेटिक स्टेज के अंदर है। कहने का मतलब जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं उसे अपन समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, तथा यह क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यह अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। विषमांगी में क्या होगा, इनकी अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं, जैसा कि नाम से यहाँ आपको विषमांगी नाम दिख रहा है, सम माने समान और विषम माने अलग अलग। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, कैसी हो, अलग अलग हो, तो उसे अपन विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक जो एफ यानी कि आयरन लोहा तत्व जो इसमें डाला जा रहा है यह सॉलिड है, लिखा ना ब्रैकेट में एस, सॉलिड स्टेज में है। तो इन दोनों की अवस्थाएं तो गैस ही है, ये जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में है, इसलिए उत्प्रेरक कैसा कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और ये अभिक्रिया जो है क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमें जो उत्प्रेरण के प्रकार हैं, जैसा कि क्वेश्चन में था अपना कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी, उनके बारे में लिखना है। और आपको ये पता भी है कि ये पार्ट जो है 3 नंबर का है, इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अभिक्रिया दी हुई है, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट में से अभिक्रिया भी आ सकती है और उसके बारे में पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें ये पहचान करनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या था, ये दो अभिक्रिया क्रियाकारक, ठीक है ना, और ये इसमें दो ही उत्पाद हैं। तो देखिए हमें जो अभिक्रियाओं के प्रकार है उसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो क्रियाकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो उत्पाद ही दो हैं, इसका मतलब यह संयोजन नहीं है। दूसरा है अपघटनीय अभिक्रिया, उसमें क्या होता है कि कोई एक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, परंतु यहाँ पर तो दो ही क्रियाकारक हैं और दो ही क्रियाफल हैं, इसलिए यहाँ पर ये अपघटन अभिक्रिया भी नहीं है। एक होता है अपना विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे क्रियाशील तत्व को वहां से विस्थापित कर दे, हटा दे, प्रतिस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, ये CuSO4 है और ये Zn जिंक है। ये जिंक क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व है और ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कॉपर को यहाँ से रिमूव कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, और ये जो जिंक है ये खुद यहाँ पर SO4 के पास में आ जाता है। तो देखिए SO4 के पास में क्या आ गया, जिंक आ गया, यानी कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, कॉपर को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्वितीय विस्थापन में क्या होगा, दोनों तरफ यानी कि दो जो क्रियाकारक हैं उनमें अणु की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर एक ही विस्थापन हो रहा है, जिंक ही कॉपर को हटा रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो अपन इसको अपने पाठ्य पुस्तक में देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में कहाँ अपन को मिलेगा अभिक्रियाओं के प्रकार में। ये रहा, ये देखिएगा विस्थापन जो अभिक्रिया है उसमें कॉपर सल्फेट और जिंक, ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया है कॉपर, और इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया है कि कॉपर सल्फेट का नीले रंग, देखिएगा ये जो नीला रंग है कॉपर सल्फेट का है, ठीक है, CuSO4 का है नीला रंग, और इसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए अपन ने, जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए। कुछ समय पश्चात CuSO4 का विलयन नीला रंग जो है वो लुप्त हो जाएगा, देखिएगा ये लुप्त हो गया, इसमें आपके किताब में चित्र में दिख रहा होगा, और Cu जो है निक्षेपित होने लगता है, जो कॉपर है वो नीचे पेंदे में इकट्ठा हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, और विलयन में ZnSO4 बन जाता है।
ठीक है, जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब आप कहोगे कि इसने जिंक जो है, इसने कॉपर को विस्थापित क्यों किया? जो अधिक शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली का मतलब अधिक क्रियाशील होगा, वो कम क्रियाशील तत्वों को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है। तो देखते हैं अपन कौन सा क्रियाशील ज्यादा है, कौन सा कम क्रियाशील है। इसके लिए एक टेबल दी गई है तत्वों की सक्रियता श्रेणी में। यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Pb, एच यानी कि हाइड्रोजन, कॉपर, Ag और Eu। Ag का मतलब Ag है चांदी यहाँ पर, और ओरम है गोल्ड यानी सोना। Hg जो है वो मरकरी है, पारा है। तो यहाँ आपको देखिएगा जो Zn है, Zn जो अधिक क्रियाशील होता है, और Cu कॉपर कम क्रियाशील है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये अधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं और ये नीचे वाले कम क्रियाशील वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, अलग कर दिया, और खुद यहाँ पर जो है SO4 के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया को अपन समझते हैं। चलिए फिर अगली जो अभिक्रिया है या क्वेश्चन है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दें। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया अपन ने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा था। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो अपने पाठ के देखिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के बाद में आगे ऑक्सीकरण और अपचयन, नीचे यहाँ ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में मिलेगा आपको। यानी कि उपरोक्त अभिक्रिया को देखने से पता चलता है उपरोक्त कौन कौन सी ऑक्सीकरण और अपचयन की बात कर रहा है कि ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं। अर्ध अभिक्रिया का मतलब क्या है कि कोई एक पदार्थ है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो दूसरी वो अपचयन करेगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो है कभी अकेले नहीं होते। किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। ठीक है, या किसी एक का अपचयन होता है तो दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं। एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचित होता है। ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, अतः इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय, हिंदी में देखो इनको अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये जो इसका एग्जाम्पल है वो भी लिखना होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये Zn है, जिंक है, ये CuSO4, ये बन गया ZnSO4 और ये Cu। इसको सिंपल सा तरीका है कि इसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। जो अकेला है उसको उदासीन कर दो, जो दो दो है उसको पहले वाले को प्लस दूसरे को माइनस, पहले वाले को प्लस दूसरे को माइनस, अकेले को उदासीन कर दीजिए। उदासीन का मतलब न तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना ही कम है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, जिंक के पास ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना ही कम है, बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए उदासीन लिख रखा है। परंतु यहाँ इधर क्या हो गया, जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ अभिक्रिया होने के बाद में देखिएगा ना, इधर ये है प्लस का हो जाता है। ठीक है, प्लस का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे परंतु अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। दूसरा देखिए अपन यहाँ पर जो Cu है ये प्लस है, इधर उदासीन हो गया। Cu प्लस का है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे आपके पास पहले से किसी चीज की कमी है, आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो आप किसी दूसरों से लोगे पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉपर है इसके पास प्लस का सिंबल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले को कहते हैं अपचयन। तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसने कैसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, उदासीन हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, SO4 यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, इसका कुछ नहीं हुआ। SO4 का न तो ऑक्सीकरण हुआ है ना ही अपचयन हुआ है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन होता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का अपन एक उदाहरण देकर के इसको समझा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है उसे अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अपन अपनी पाठ्य पुस्तक में अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनमें अपन को देखने को मिलेगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ये रहा अपनी हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के अंदर अंतर का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, तो आप इसको अंतर के साथ भी याद कीजिएगा।
फिलहाल अपन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में देख रहे हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना ले और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी, यानी कि उत्पाद से वापस अभिक्रिया करके अभिकारक बन जाए। ठीक है, और ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है अगले पेज पर, इधर आपको ये एग्जाम्पल देखिए, इससे समझते हैं अपन कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बन गई और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया का समीकरण जो है वो लिखना होगा कि इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का क्या कार्य होता है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में अपन ने कोई एक्स उत्प्रेरक डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेरक को ऊपर लिखेंगे, कोई एक्स नाम का उत्प्रेरक अपन ने यहाँ डाल दिया, उसके यानी कि अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक्स उत्प्रेरक डाल दिया, परंतु एक्स उत्प्रेरक डालने के बाद में भी यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, यानी कि इसकी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्स उत्प्रेरक है ये निष्क्रिय हो गया। तो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए पदार्थ मिलाते हैं, तो जो पदार्थ इसकी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अपन मिलाते हैं वो तो कहलाएंगे उत्प्रेरक वर्धक, और जो पदार्थ इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने के लिए मिलाएंगे वो कहलाएंगे उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो उत्प्रेरक वर्धक और विष जो है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक तो बढ़ाते हैं और उत्प्रेरक विष कम करते हैं। तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अपन देखें, ये रहा उत्प्रेरक वाले टॉपिक में उत्प्रेरक वर्धक, पहला पॉइंट, वे पदार्थ जिनमें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की, यानी कि क्या काम करेंगे, ये पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देंगे। कौन से, वर्धक वाले, नाम ही क्या, वर्धक, वर्धक यानी कि वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है अमोनिया गैस बनती है, उस समय ये एफ ही तो उत्प्रेरक है और ये एमओ जो है ये उत्प्रेरक वर्धक है। ये एमओ क्या करता है, इस एफ ही की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है एमओ। इसी प्रकार से दूसरा उत्प्रेरक विष की बात करेंगे अपन। उत्प्रेरक विष में क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें अभिक्रिया जो है मिश्रण मिलाने पर, यानी कि अभिक्रिया के साथ में अपन उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ लिख दीजिएगा ओब्लिक लगा करके, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी, इस एफ ही यानी कि आयरन जो उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक विष का काम करता है। इस प्रकार से हम उत्प्रेरक वर्धक और विष के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अम्ल क्षार वाले पार्ट के अंदर भी थी ये पॉइंट, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन का मतलब ना तो विलयन की सांद्रता अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अपना जो एग्जाम्पल है वो पाठ का जो 5वां पॉइंट है ऑक्सीकरण अपचयन के बाद में यहां मिलेगा, ये रहा अपना उदासीनीकरण। ठीक है, जब अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिया गया है ये लिखना है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, NaCl लवण, ठीक है, और H2O जल बन गया, लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है पिछले कई वीडियोज के अंदर कई बार आ चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखो अभिक्रियाएं जो है वेग यानी कि स्पीड के आधार पर, कुछ अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं, जल्दी होती हैं, उन्हें अपन तीव्र अभिक्रिया कहेंगे, और कुछ अभिक्रियाएं धीमी गति से होती हैं, कई दिनों या महीनों या कई वर्षों में होती हैं, तो उसे अपन मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रियाओं के प्रकार के लिए आपको मैं ले चलता हूं अपने किताब की जो पाठ्य पुस्तक में अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, वहां अपन देखेंगे इसको। ये रहा मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। पहले बात करेंगे तीव्र अभिक्रिया की। तो तीव्र अभिक्रिया में क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, और इनके लिए एग्जांपल जो दे रखा है, जैसे मान लीजिए NaOH HCl अम्ल और क्षार वाली जो क्रिया ना, उदासीनीकरण जो अभी अपन ने पढ़ा था, नमक है,
ठीक है, NaCl लवण बन गया, जल बन गया। इसको संपन्न होने में 10 की घात -10 सेकंड, यानी कि सेकंड के भी कुछ हिस्से, इतनी फास्ट होती है। तो ये अपनी तीव्र अभिक्रिया है। दूसरी मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया कई लंबे समय में होगी। कई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनको पूरा होने में कई घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं, उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया, कई वर्षों तक चलती है। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है, Fe आयरन लोहा है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जलवाष्प या नमी की उपस्थिति में इसके ऊपर जंग लग जाता है। ये जंग का फार्मूला है। जंग का फार्मूला भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो ये मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ एक प्रकार से। तो हमें तीव्र और मंद अभिक्रियाओं के नाम और इनके एग्जाम्पल समीकरण लिखने हैं। फिर अगला है ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दे। देखिएगा, अपघटन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो अपघटन अभिक्रिया है ये रहा अपघटनीय अभिक्रिया। संयोजन जो अभिक्रिया है या संयुग्मन जो अभिक्रिया है उसका उल्टा होता है अपघटन। संयुग्मन में तो क्या होता है, संयुग्मन में यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपघटन के अंदर कोई एक पदार्थ है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक, क्या है, एक अभिकारक अपघटित होकर यानी कि टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अपघटन अभिक्रिया तोड़ने के लिए, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए अपन उसको क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। तो अपन विद्युत अपघटन भी कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा देंगे तो उसके द्वारा टूट जाएगा। दूसरा फिर अपन ऊष्मीय अपघटन, उष्मा के द्वारा तोड़ सकते हैं। तीसरा अपन प्रकाशीय अपघटन, यानी कि किसी पदार्थ को प्रकाश देंगे तभी वो टूट जाता है। तो यहाँ पर अपना जो प्रश्न है वो है ताप के द्वारा, कि किसी पदार्थ को ताप या उष्मा देकर के तोड़ने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ताप या उष्मा एक ही बात है, ये रहा ताप या उष्मा। ठीक है, इस प्रकार की अपघटन की अभिक्रिया में यौगिक को उष्मा देने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के लिए अपन ये त्रिभुज का जो सिंबल है, चिन्ह है, इसको काम में लेते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए गर्म करना, या फिर यहाँ आप ये त्रिभुज का सिंबल बना दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को 473 केल्विन तक गर्म करके अपघटित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ हमने इसमें ताप अपघटन अभिक्रिया को समझा। फिर इस अपने अति लघुतात्मक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। देखिए, उत्प्रेरक का कार्य या उत्प्रेरक की परिभाषा, ठीक है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं या उत्प्रेरक के गुण क्या हैं। ठीक है, एक प्रश्न 2-3 तरीके से घुमा करके आ सकता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बदलता है, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता कभी भी। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं और स्वयं खुद में कोई बदलाव नहीं होता है। उत्प्रेरक में खुद में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यहां अपने अगर बात करें इसके उत्प्रेरक के बारे में, तो यहां उत्प्रेरक की जो परिभाषा है वहां पर भी अपन ये बात लिख सकते हैं, वे पदार्थ और रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर दे, देखिएगा, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, एक तो अपन ये लिख सकते हैं बात, या फिर अपन जो यहाँ इस पॉइंट में उत्प्रेरक वाले जो पॉइंट है उसमें उत्प्रेरक के गुण लिखे हुए हैं, देखो ये रहे उत्प्रेरक के गुण। यहाँ अपन 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें 3 पॉइंट लिखने होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके स्वयं के रासायनिक संगठन या मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उत्प्रेरक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, उत्प्रेरक की बहुत ही कम मात्रा अपन प्रयोग में लेते हैं, और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं कि एक ही उत्प्रेरक सारी जगह काम में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एक ही उत्प्रेरक सभी क्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये 3 पॉइंट लिखने हैं उत्प्रेरक के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। देखिए, जो अभिक्रियाएं होती है उनको बैलेंस करना होता है, जिस प्रकार से तराजू, अपने जो तराजू होता है जिसमें अपन तोलते हैं, तोलने के लिए तो तराजू में अपने बाट रखते हैं एक साइड में अपन क्या रखते हैं, कोई पदार्थ समान रखते हैं, उसको तोलते हैं तो दोनों तरफ जो तुला है वो बराबर होता है, तराजू बराबर होता है। वैसे ही रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों बैलेंस होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। तो उसके लिए हमने जो पाठ के शुरुआत के अंदर ही यहाँ पर
रासायनिक समीकरण लिखने के जो पॉइंट्स हैं वहां अपन लिख चलते हैं। आपको रासायनिक समीकरण देखिए ये रहा, और ये रासायनिक समीकरण लिखने के चरण है, उसके अंदर ये जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही क्षय होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है क्रिया कारक में या अभिक्रिया में, अभिकारक में, और जो क्रियाफल बना है या उत्पाद बना है उसके अंदर भी कार्बन का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु है। तो यहाँ पर इधर, ठीक है ना, और इधर दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ जो है वो द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होता है, पदार्थों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों उत्पादों की परमाणु की संख्या समान होगी। अब इसके लिए आगे देखो बात क्या कर रहा है, कौन सा पॉइंट है इसमें, रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम। इसका जो मुख्य नियम है वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का अपन न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिक्रिया अभिकारकों का होगा, अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, संरक्षित का मतलब नष्ट नहीं होता, बराबर रहता है, जितना क्रियाकारक में है उतना ही क्रियाफल में रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा इसके लिए अपन जो मेथड काम में लेते हैं संतुलित करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन को लिखना है। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि, ये जो अनुमान विधि है इसे अपन कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा संतुलित किया जाता है कि कितने पदार्थ इधर इस साइड में है, कितने पदार्थ इधर है, उसका अपन अनुमान लगाएंगे कि इधर 2 कर दें या 3 कर दें, जो भी है, ठीक है, उतने ही अपन इसको इधर करना होगा, उत्पाद की तरफ करना होगा। इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उसको आप समझ सकते हो, जो कि इस पार्ट का दूसरा ही वीडियो है, वहां आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ अपन सिर्फ शॉर्ट में एक बार प्रश्न उत्तर देख रहे हैं ताकि आपके किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये प्रश्न थोड़ी देर पहले आ चुका है। देखिएगा आपका जो ये 23 का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन है ये रहा है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, वहां पर समझ लिया था, दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन है, कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है। कि कोयले जो है, कोयले का दहन जो होता है वो एक प्रकार से संयुग्मन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिएगा आपने यहाँ पर जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें ये रहा, ये कोयला और ये ऑक्सीजन, इसका दहन हो रहा है, तो दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों के मिलने से एक उत्पाद बनता है, तो एक प्रकार से संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से ये आपके आगे और भी कई बार दिया गया है, 2-3 बार आपको ये समीकरण कई बार मिलेगा। तो मैं आपको संयुग्मन अभिक्रिया जो है उसी के अंदर आपको ये दिखाता हूँ, इसका आंसर कहाँ मिलेगा। ये रहा संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया में ये रहा कोयले का दहन, है ना, ये कार्बन, कोयले में कार्बन ही होता है, जब इसको जलाते हैं, जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, जलाने को अपन दहन कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाए तो उसे अपन संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतिम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की पीएच कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन 3 प्रकार से बनता है। यहाँ प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल अम्ल भी हो सकता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये तो प्रबल अम्ल रहेगा लेकिन यहाँ पर ये दुर्बल क्षार हो सकता है, या फिर दोनों ही दुर्बल दुर्बल भी हो जाएं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, या दोनों ही प्रबल और प्रबल हो जाएं, जैसा कि प्रश्न में दिए गए हैं। जब दोनों प्रबल प्रबल होंगे तब भी विलयन की पीएच 7 होगी, यानी कि उदासीन विलयन होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रबल प्रबल होंगे तो विलयन की पीएच 7 होगी, और जब दोनों ही दुर्बल दुर्बल होंगे, दोनों कैसे होंगे, दुर्बल दुर्बल, ठीक है, तब भी पीएच 7 होगी, विलयन उदासीन होगा। परंतु जब एक प्रबल हो जाए, जो प्रबल होगा विलयन वैसा ही होगा, जैसे प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है, तो प्रबल कौन सा है, अम्ल, तो पीएच 7 से कम होगी, 7 से कम अम्लीय पीएच होगी। ठीक है, जो चीज प्रबल होगी उसका आंसर वही होगा। अम्ल प्रबल है तो उसका आंसर अपन अम्लीय कर देंगे, अम्लीय विलयन की जो विलयन बनेगा अभिक्रिया के बाद में उसकी पीएच 7 से कम होगी, यानी कि अम्लीय होगी। अब मान लीजिए ये तो दुर्बल कर दें और क्षार कर दें प्रबल, तो प्रबल जो होगा उसका आंसर वही होगा। क्षार की पीएच होती है 7 से अधिक, तो 7 से अधिक इसका आंसर होगा, और विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि ये प्रबल है, जो प्रबल होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रबल प्रबल हैं तो विलयन की पीएच जो है वो 7 होगी, उदासीन होगी। तो इसको अपन किस प्रकार से अपने पाठ्य पुस्तक में इसको कहाँ देखेंगे, तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जो पाठ का 6.5 ये रहा, इसमें देखिएगा, ये
ये यहाँ लिखा हुआ है समान सांद्रता के परबल अम्ल और परबल क्षार, ये दोनों परबल अम्ल ही है, ये परबल अम्ल है, ठीक है, और NaOH परबल क्षार है कि विलयन जब विक्रिया करते हैं तो विलयन की pH 7 होती है, ठीक है, यानी कि उदासीन होती है, जबकि परबल अम्ल, देखो अम्ल कैसा परबल और क्षार कैसा दुर्बल, तो जो चीज अम्ल होगी, जो चीज परबल होगी वही उसका आंसर होगा। तो परबल है, कौन है परबल, अम्ल है, तो pH कितनी होगी, 7 से कम होगी, ठीक है। और आगे इसका एक एग्जांपल और दे रखा है, ये रहा परबल क्षार और दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो परबल कौन सा, क्षार, तो क्षार की pH होती है 7 से अधिक, तो 7 से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इस वीडियो में जो इस पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर थे, अति लघुतरात्मक जो इंपोर्टेंट प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 11 से लेकर के हमने 25 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उनको समझा। अगले वीडियो में इस पाठ के लघुतरात्मक जो प्रश्नोत्तर हैं उनको समझेंगे, और इसी प्रकार से इस पाठ के जो आगे निबंधात्मक प्रश्न है उनको भी अपन अगले वीडियोज में समझेंगे। धन्यवाद।